फर्स्ट हम डिस्कस किया था, है ना। तो आपको रफ करने की जरूरत नहीं बेटा, आप साइड में लिख सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने रफ किया है, आप साइड में लिख सकते हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में। तो दूसरी होती है बेटा जो कि इंटरनल या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर्स के थ्रू होती है, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस किया एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू, है ना, ये सोर्स हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू हो सकती है, दूसरी इंटरनल फैक्टर के थ्रू। अब ये कैसे होती है बेटा, तो इंटरनल या इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू होती है, सच एज क्या क्या हो सकते हैं, तो बेटा क्या क्या हो सकते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है बेटा, कैसा, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये डिजीज हो सकती है। साथ ही साथ में माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट्स की माल फंक्शनिंग की वजह से हो सकती है बेटा, ठीक है। हार्मोन्स, जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में सीक्रेट नहीं हो रहे हैं बेटा, वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। माल फंक्शनिंग की वजह से हो सकती है बेटा आपकी बॉडी के अंदर डिजीज, ठीक है। माल फंक्शनिंग क्या है, अगर आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे तो वो डिजीज हो सकती है, क्लियर। या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, क्लियर, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे हो सकता है बेटा, जब आपके डीएनए मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है, सेल डिवीजन में या फिर सेल साइकिल के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हो सकता है। अगर आपको म्यूटेशन हुआ है बाहर से किसी केमिकल का तो वो एक्सटर्नल फैक्टर में कंसीडर किया जाएगा। तो क्वेश्चन जिस हिसाब से फ्रेम किया गया उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे सोर्स ऑफ डिजीज, साथ ही साथ हमने मीन्स ऑफ डिजीज भी डिस्कस कर लिए, कौन कौन से मीन्स है जिनके थ्रू डिजीज स्प्रेड हो सकती है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं, ठीक है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, क्लियर। आगे का पार्ट देखते हैं, हम चार्ट देख लेते हैं फटाफट हम, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, कौन कौन से टाइप की डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। तो बेटा डिजीज को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से ग्रुप में, फर्स्ट है बेटा जहां पर हम देखते हैं कौन सी, कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिजीज। इसके बाद है सेकंड एक्वायर्ड डिजीज। दो तरह की डिजीज हो सकती है, या तो कॉन्जेनाइटल हो सकती है, सिंस बर्थ हो सकती है, या फिर एक्वायर्ड डिजीज हो सकती है आफ्टर बर्थ, ठीक है। कॉन्जेनाइटल डिजीज कैसी होती है बेटा, जो कि हमें जन्म से होती है, शुरू से होती है, जब हमारा बर्थ होता है तब से ये डिजीज हमें मिलती है पेरेंट से, ठीक है, पेरेंटल होती है। एक्वायर्ड डिजीज कैसे हो सकती है बेटा, जो कि हम अडेप्ट करते हैं हमारे लाइफ स्पैन में, जो डिजीजेस को हम अडेप्ट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम एक्वायर्ड डिजीज। अब बेटा कॉन्जेनाइटल डिजीज कैसी होती हैं और एक्वायर्ड डिजीज कैसी होती हैं, तो एक्वायर्ड डिजीज कैसी हो सकती है, एक्वायर्ड डिजीज दो तरह की हो सकती है बेटा, कौन कौन सी हो सकती है, दो तरह की, तो हो सकती है इन्फेक्शियस एज वेल एज कैसी, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। हम देख रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज कौन कौन से टाइप की होती है, फर्स्ट है कॉन्जेनाइटल डिजीज
और सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज कैसी होती है बेटा? कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है जनरली हेरिडेटरी डिजीज जो कि हमें पेरेंट्स से मिलती है, पेरेंटल इनका ट्रांसमिशन होता है। एक्वायर्ड डिजीज जो कि हम अपने लाइफ स्पैन में आफ्टर बर्थ अडेप्ट करते हैं, उन डिजीज को बोलते हैं हम एक्वायर्ड डिजीज। अब बेटा हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उनमें जर्म्स प्रेजेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें डिजीज बना सकते हैं। तो उसमें से इन्फेक्शियस फैक्टर हो सकते हैं बेटा, या फिर नॉन इन्फेक्शियस फैक्टर हो सकते हैं जिनके थ्रू हमें डिजीज हो सकती है। अब बेटा जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज भी फर्दर दो टाइप की होती है। अब इन्फेक्शियस डिजीज फर्दर दो टाइप की कौन कौन सी होती है बेटा? तो कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस, ठीक है, दो टाइप की होती है, कॉन्टेजियस और नॉन कॉन्टेजियस। क्लियर बेटा? यहां तक में समझ में आ गया? तो डिजीज कौन कौन सी होती है? कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज फर्दर दो टाइप की होती है, इन्फेक्शियस या फिर उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? कम्युनिकेबल, ठीक है, इन्फेक्शियस या फिर क्या बोलते हैं हम इसको? कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल मतलब जो कि स्प्रेड हो रही है, ठीक है, तो इन्फेक्शियस एजेंट आप जानते हो बेटा कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो कॉन्टेजियस डिजीज हो सकती है, साथ ही साथ नॉन कॉन्टेजियस डिजीज हो सकती है। डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकती है बेटा, या फिर इनडायरेक्टली ये आगे पास हो सकती है, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है, एयर के थ्रू, इनके थ्रू भी स्प्रेड हो सकती है। तो बेटा ये एक चार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, इसको भी आपको बनाना है साथ के साथ। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, आगे डिस्कस करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं हम कि बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीज, एक और बेटा टाइप्स ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे कौन कौन से टाइप की डिजीज हो सकती है बेटा? तो दो टाइप की डिजीज होती है, एक डिजीज को बोलते हैं हम एक्यूट डिजीज और दूसरी डिजीज हो सकती है बेटा क्रॉनिक डिजीज। फर्स्ट है एक्यूट डिजीज और सेकंड है क्रॉनिक डिजीज। क्लियर? एक्यूट डिजीज कैसी हो सकती है बेटा? तो लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, ऐसी डिजीज
जो कि हमें कैसी होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकती है बेटा, ठीक है, और इसके बॉडी पे कोई इतने ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं, ना ही हमारी बॉडी का वेट लॉस होता है, ठीक है, और ना ही हमारी बॉडी में ये ज्यादा टाइम तक होती है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जल्दी इन्फेक्ट करती है ये डिजीज हमें। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज होती है ये कैसी हो सकती है बेटा, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। ये कैसी हो सकती है बेटा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए डिजीज हमें हो सकती है, ठीक है। अब बेटा एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज में आपको समझ में आ गया किसके बेसिस पे, तो टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे। मतलब एक्यूट डिजीज जो है ये कैसे होती है, ये हमें जल्दी होती है, ठीक है, रैपिडली हमें इन्फेक्ट करती हैं और बहुत जल्दी ये ट्रीट भी हो जाती है। अगर हम इसके लिए कोई अगर हम मेडिसिन नहीं ले, प्रॉपर रेस्ट करें, ठीक है, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, तो भी ये डिजीज अपने आप ट्रीट हो सकती है। कुछ दिनों के लिए होती है डिजीज, ना ही बॉडी का वेट लॉस होता है, ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, क्रॉनिक डिजीज काफी ज्यादा टाइम के लिए होती है, काफी देरी से होती है बेटा डिजीज, इतनी जल्दी नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है डिजीज हमारी बॉडी के अंदर और हमें अफेक्ट करती है। क्लियर। साथ ही साथ में इस डिजीज के अंदर हमारी बॉडी का जो वेट है वो भी लॉस होता है और काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट इसके हमारी बॉडी पर देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। एक्यूट डिजीज जनरली ऐसी हो सकती है बेटा जो कि आपको जनरल चीजें हो सकती हैं, जैसे फीवर आपको आता है, ठीक है, या फिर हो सकती है स्वेलिंग, ठीक है, कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है। तो ये सारे हैं एक्यूट डिजीज। बेटा आपको नीचे वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, गुड। इसके बाद जो क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, क्रॉनिक डिजीज कैसी हो सकती है बेटा, समझ में आ गया आपको। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बेटा हम एलिफेंटियासिस। कौन सी, एलिफेंटियासिस। या फिर लिख सकते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस। तो बेटा आपको पता है ये जो डिजीज है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। एड्स लिख सकते हैं बेटा हम, ठीक है। तो इनका जो बॉडी के अंदर इंफेक्शन है काफी देरी से होता है और बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा हार्मफुल डिजीज कौन सी हो सकती है टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे, तो कौन सी हो सकती है बेटा, क्रॉनिक डिजीज। क्लियर। क्योंकि एक्यूट डिजीज शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होती है, आप जनरल मेडिसिन लेते हैं या फिर रेस्ट करते हैं तो उससे भी ये डिजीज ट्रीट हो सकती है कुछ दिनों में, ठीक है। एक और आपको टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है बेटा, कभी भी डिजीज से रिलेटेड आप टर्मिनोलॉजी देखोगे तो आपको एक और टर्मिनोलॉजी देखने को मिल सकती है, सिम्टम्स और साइन। सिम्टम्स और साइन का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, आप लिख लेना। सिम्टम्स और साइन का मतलब क्या होता है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिम्टम्स क्या होते हैं बेटा, जब भी आपको कोई डिजीज होती है तो आपकी बॉडी कुछ इंडिकेशंस शो करती है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। इन्हें बोलते हैं बेटा हम सिम्टम्स, जो कि हमें खुद दिखते हैं, ठीक है, जो कि हमें खुद दिखना स्टार्ट होते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम किसी डिजीज से शायद इन्फेक्टेड है, किसी पैथोजन से शायद इन्फेक्टेड है। तो हमारी बॉडी जो कुछ इंडिकेशंस शो करती है ना, हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स वर्क करती है और वर्क करने के साथ साथ हमारी बॉडी पे कुछ हमें इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं बेटा, जैसे रेडनेस देखने को मिल सकती है, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। तो इन्हें बोलते हैं बेटा हम सिम्टम्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, सिम्टम्स। लेकिन साइन का मतलब क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि जितनी भी डिजीज हैं उनकी प्रॉपर कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं, उन स्पेसिफिक इंडिकेशंस को बोलते हैं हम साइन। तो सिम्टम्स एंड साइंस आर डिफरेंट, ठीक है ना, बोथ आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। तो साइंस क्या होता है बेटा, साइन मतलब क्या होता है कि जो कि एक स्पेसिफिक सिम्टम से एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है जिसके थ्रू हम डिजीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर उन्हीं
इंडिकेशंस को देखते हुए हमें सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए बोलता है ना, ब्लड टेस्ट के लिए या सलाइवा टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं बेटा, जितने भी पैथोजन है उसको डिटेक्ट करते हैं कि आपको किस टाइप की डिजीज हुई है। तो साइन और सिम्टम्स में क्या बेटा क्या डिफरेंस है कि सिम्टम्स एक जनरल इंडिकेशंस होते हैं और साइन क्या होते हैं, स्पेसिफिक इंडिकेशन होते हैं, जो कि हर डिजीज के लिए अलग अलग हो सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे हम ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस में आपके जो बेटा कफ है, कफ के साथ में ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लीडिंग विद कफ। तो एलिफेंटियासिस में जैसे आपका लेग पार्ट इन्फेक्ट होता है, वो स्वेलिंग होने लगती है उसमें काफी ज्यादा। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है, इन्हें बोलते हैं हम साइन। जो हमें जनरल इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं बेटा, हमें जो नजर आते हैं उन्हें बोलते हैं हम सिम्टम्स। ऐसे ही एक और टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलती है, कैरियर एंड वेक्टर, ठीक है, कैरियर एंड वेक्टर। ध्यान से सुनना बेटा, कैरियर और वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो बेटा कैरियर होते हैं, आपको पता है कि हाउस फ्लाई होती है आपके घरों के अंदर, जो क्या करती है, बाहर से कोई भी पैथोजन को लेके आएगी और आपके फूड में, वाटर में उसको लाके छोड़ देगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस कैरियर ने पैथोजन को कैरी करके और दूसरी जगह तक उसको छोड़ दिया, ठीक है, लाके। और उसको उस जब फूड को, उस जब वाटर को आपने लिया है ना, आपने खाया उस खाने को या फिर आपने पानी पिया वो, तो उससे आप डिजीज हो सकते हैं, ठीक है। वो जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये तो हो गए बेटा कैरियर्स, जैसे हाउस फ्लाइज, क्लियर, कैरी करती है जो। लेकिन बेटा वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं कैरियर से। कुछ पैथोजन्स के लाइफ साइकिल का पार्ट इन वेक्टर्स की बॉडी के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वेक्टर्स और कैरियर दोनों एनिमल्स होते हैं बेटा। कुछ इंसेक्ट हो सकते हैं जो कि डिजीज को स्प्रेड करते हैं, है ना, डिजीज कॉजिंग पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जाते हैं। लेकिन कैरियर के अंदर पैथोजन की लाइफ साइकिल का कोई पार्ट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन वेक्टर की बॉडी के अंदर पैथोजन की लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। जैसे हम डिस्कस करते हैं बेटा कि एक डिजीज होती है जिसका नाम है मलेरिया। अब मलेरिया किस पैथोजन के थ्रू होती है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैथोजन है मलेरिया का। अब प्लाज्मोडियम की लाइफ का कुछ पार्ट या फिर बोल सकते हैं हम डेवलपमेंट का कुछ पार्ट मॉस्क्यूटो, जो कि है फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो, है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के अंदर प्लाज्मोडियम पैथोजन की लाइफ साइकिल का या फिर डेवलपमेंट का कुछ पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी का पार्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है डेवलपमेंट का, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर पैथोजन की लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट कंप्लीट होता है, लेकिन कैरियर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया वेक्टर और कैरियर का मतलब क्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि फीमेल एनाफिलिस मलेरियल डिजीज के लिए क्या है या फिर प्लाज्मोडियम के लिए क्या है, कैरियर या फिर वेक्टर, तो क्या है बेटा, वेक्टर। क्योंकि प्लाज्मोडियम का डेवलपमेंट थोड़ा किसके अंदर होता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो के अंदर, क्लियर। लेकिन हाउस फ्लाई कैसे हो जाएंगी बेटा, हाउस फ्लाई क्या होंगी, सारी कैरियर्स, ठीक है, क्योंकि वो बस डिजीज कॉजिंग पैथोजन को अपनी बॉडी पे लेके और दूसरी जगह तक जाती है, हमारे फूड तक, वाटर तक या किसी भी रूट के थ्रू हमें इन्फेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब जल्दी से हम डिजीज वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट था बेटा, इसमें से ज्यादा कुछ खास नहीं है ऐसा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिजीज वाला पार्ट। हमें डिजीज देखनी है, कौन कौन सी डिजीज सब होती है बेटा,
तो हमें पता है कि अलग अलग पैथोजन है, अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं जिनके थ्रू हमें डिजीज हो सकती है। तो फर्स्ट बेटा प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज, और डिजीज को डिस्कस कर रहे हैं हम सबसे पहले मलेरिया को, ठीक है, मलेरिया डिजीज। अब मलेरिया डिजीज जो है बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि किस पैथोजन के थ्रू होती है। पैथोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पैथोजन के थ्रू होती है, तो पैथोजन का नाम है, क्या नाम बेटा, प्लाज्मोडियम। किस पैथोजन के थ्रू होती है, तो पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है बेटा, एक प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है, एक प्रोटिस्ट है, ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अदर स्पीशीज देख लेते हैं हम इसकी। अदर स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज कौन कौन सी है, अदर स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम, और कौन कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पीशीज है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है, ये कुछ स्पीशीज हैं जिनके थ्रू हमें जनरली ये मलेरिया डिजीज होती है बेटा, ठीक है। तो पैथोजन क्या है इसका, प्लाज्मोडियम। क्लियर, यहां तक हमें समझ में आ गया बेटा। चलो पहले इसको एक बार लिख लो आप, फिर हम आगे लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद लिखते हैं बेटा कुछ आगे, इसको भी रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको भी हटा देता हूं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में लिखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो is the vector for plasmodium, या फिर लिख सकते हैं बेटा is the vector for malaria, ठीक है। मलेरिया डिजीज के लिए जो प्लाज्मोडियम रेस्पॉन्सिबल है, उस प्लाज्मोडियम को कैरी भी करती है ये, और साथ ही साथ प्लाज्मोडियम का डेवलपमेंट भी होता है इस फीमेल एनाफिलिस के अंदर, ठीक है। प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन लीवर, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो है वो कहां मल्टीप्लाई होता है, लीवर में, या फिर लीवर की सेल्स के अंदर ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बेटा हम, क्या हमें इसमें सिम्टम्स और साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है बेटा इसमें, तो हेडेक, जो कि आप जानते हैं एक कैसा इंडिकेशन है, एक हार्ट डिजीज में ये इंडिकेशन देते हैं, जनरल सिम्टम है ये, ठीक है। नोजिया, नेजल डिस्चार्ज होता है बेटा, है ना। हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जो होती है उनका लाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है, वो घुलने लगती है बेटा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, और एनीमिया जैसी कंडीशन भी हमें देखने को यहां पर मिलती है, ठीक है। साथ ही साथ हाई फीवर विद चिलनेस, ठीक है, हाई फीवर विद चिलनेस देखने को मिलती है, क्लियर। साथ ही साथ ब्लड इन यूरिन, ठीक है। तो हेडेक, नोजिया, हीमोलाइसिस, एनीमिया, फीवर आता है बेटा, चिलनेस के साथ में ठंड लगती है ना, और बहुत हाई फीवर होता है इसमें, साथ ही साथ आपके यूरिन के साथ में ब्लड भी देखने को मिलता है, ठीक है, रेडनेस देखने को मिलती है यूरिन के अंदर। तो हम देख लिया। और स्पोरोजोइट इज इन्फेक्शियस स्टेज इन दिस डिजीज,
ठीक है, यहां लिख देता हूं बेटा, चलो इसके बाद लिख लेंगे, ये पहले आप पॉइंट लिख लो, ठीक है, या फिर साथ में आप बेटा एक पॉइंट लिख लेना, स्पोरोजॉइट है ना, स्पोरोजॉइट स्टेज इज इंफेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की इंफेक्शियस स्टेज कौन सी है जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकती है, तो स्पोरोजॉइट। क्या नाम है बेटा? स्पोरोजॉइट, SPOROZOITE। स्पोरोजॉइट स्टेज जो होती है वो हार्मफुल स्टेज होती है बेटा, जो कि हमें हार्म पहुंचाती है, हमें इन्फेक्ट करती है। ठीक है, लीवर के अंदर ये जनरली मल्टीप्लाई करते हैं, लीवर की सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। ठीक है, और हम इसमें क्या होता है बेटा कि जो आपकी आरबीसी है वो घुलने लगती है, ब्रेकडाउन होने लगता है बेटा उसका। तो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका यूरिन में प्रेजेंस देखने को मिलता है, तो यूरिन का कलर जो होता है डार्क होता है, रेडिश होता है। फीवर विद चिलनेस, ये इसका एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है, एक साइन है। ब्लड इन यूरिन और साथ ही साथ हीमोलाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके कुछ इंडिकेशंस है। ठीक है, और बेटा इसके जो प्रिवेंशन है हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, साथ ही साथ इसके जो ट्रीटमेंट है वो भी लिखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखा बेटा इस चैप्टर का, जैसे डिजीज क्या होती है, कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं, टाइप्स कौन कौन से हैं डिजीज के, तो हमें समझ में आ गया वो सब चीज। जनरल वो था बेटा जनरल पार्ट इस चैप्टर का। ये जो डिजीज है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं बनते बेटा, बहुत बाहर बाहर से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।